आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपको वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में इस समय पढ़ाया जा रहा है। पिछले सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से वायु जो है, स्वच्छ वायु हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है और वो किस तरीके से प्रदूषित हो जाती है या पॉल्यूटेड हो जाती है। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो वायु को प्रदूषित करने का काम करते हैं। बिना देरी किए हुए हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि हम वायु और जल प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये चर्चा की थी बच्चों, वायु और जल प्रदूषण के बारे में कि किस तरह से हमने डिस्कस किया था आगरा के ताजमहल के बारे में, कि किस तरह से सफेद संगमरमर के पत्थरों का बना हुआ ये खूबसूरत मकबरा जो है, जो हमारे देश में है आगरा में, और ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से भी एक है, यानी कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक आगरा के ताजमहल का भी नाम है। उसका जो पत्थर है उसमें समय के साथ थोड़ा पीलापन आ रहा है, यानी कि वो जो सफेद संगमरमर का पत्थर है उसमें कहीं ना कहीं पीलापन आ रहा है, और कहा जा रहा है कि ये किसके कारण आ रहा है, वायु जो प्रदूषित हो रही है, तो वायु प्रदूषण के कारण ये उसके पत्थर पे पीलापन जो है वो छा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो वायु प्रदूषण होता है, जैसे हम बच्चों पानी के बिना या खाने के बिना तो थोड़े टाइम तक रह सकते हैं, लेकिन अगर डिस्कस की जाए कि क्या हम वायु के बिना 2-4 मिनट भी रह सकते हैं, तो आंसर आएगा कि नहीं, वायु के बिना हम 2-4 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। सांस रोकने के लिए एक आप एक्टिविटी कर सकते हैं, क्लास में ग्रुप वाइज एक्टिविटी कर सकते हैं। आप देखिए, काउंटिंग करके देखिए, 1 2 3 4, एक बच्चा गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस लेने के बाद उसको रोक लीजिए, यानी कि होल्ड कर लीजिए, और होल्ड करने के बाद अगर कोई दूसरा बच्चा काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4, तो देखिए कि कौन सा बच्चा कितनी देर तक सांस रोक पाता है। 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों, सेकेंड्स में भी सांस को रोक पाना बहुत मुश्किल है। जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं इनकी, वो इसको 1.5 मिनट तक मैक्सिमम रोक सकते हैं। आपकी 60 तक 1 मिनट होता है, और 1 मिनट पूरा होते होते आपकी सांस ऑटोमेटिकली छूट जाएगी और फिर आप दूसरी सांस ले लेंगे, यानी कि सांस लिए बिना हम 2-4 मिनट में भी जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे कोई बीमार है और ऑक्सीजन सप्लाई पे है अगर, ठीक है, तो 2-3 सेकंड्स के लिए भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी जाती है तो खतरा होता है मरीज के जीवन पे। तो मतलब जो वायु है, वायु के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। अब वायु जो है वो अलग अलग गैसों का मिश्रण होती है, यानी अलग अलग गैसों से मिल करके जो है वो वायु बनती है, जिसको हम देखते हैं। तो जो पॉल्यूशन है आपका, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, इसमें एयर पॉल्यूशन के कुछ सोर्सेज हैं। क्या सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के? एक तो होते हैं बच्चों नेचुरल सोर्सेज, जिनके बारे में हमने बात कर ली थी कि प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिससे हमारा जो वायु है वो प्रदूषित होता रहता है, और दूसरा होता है आपके मैन मेड सोर्सेज। तो हमने जब बात की थी तो हमने क्या जाना था कि नेचुरल सोर्सेज से जो वायु प्रदूषण होता है उसकी मात्रा कम है बनिस्बत की मैन मेड सोर्सेज से, यानी कि जो हम लोग खुद मैन मेड, हम खुद ही मनुष्यों के द्वारा जो स्रोत हैं जिसके कारण एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो नेचुरल सोर्सेज की तुलना में ज्यादा ही है। क्योंकि नेचुरल सोर्सेज में क्या हमने बात की थी कि फॉरेस्ट्स में जो गर्मियों के समय पे जंगल में आग जो लग जाती है, जंगल में जो आग लग जाती है, फायर्स, क्यों? बहुत हाई टेम्परेचर के कारण, और उसमें डेड प्लांट मटेरियल्स, जो सूखे पत्ते और सूखे पेड़ पौधों की टहनियां और ये सारी चीजें जलने लगती हैं
मतलब इतना तेज टेम्परेचर होता है कि जलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जंगलों में क्या होती है, आग पकड़ लेती है। बहुत समय तक वो बंद नहीं होती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलते हुए भी देखी होगी आपने, बहुत बार न्यूज में भी आया है। ये आगे केवल इस तरीके की आग केवल हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी लग जाती है, बहुत बड़े बड़े जंगलों में। तो उसको फिर अलग अलग तरीके से बुझाने का काम किया जाता है। उसी तरह से नेचुरल सोर्सेज में आपके वॉल्केनोज भी आते हैं, ज्वालामुखी। तो हमारी जमीन के अंदर आग से बने हुए, धधकता हुआ जिसमें आग का वो होता है, और वॉल्केनोज कभी भी बाहर निकलते हैं, उससे भी लार्ज अमाउंट में बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जो वातावरण में फैल जाते हैं और एयर पोल्यूशन का कारण होते हैं। लेकिन जो ये तो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, यानी कि ये प्राकृतिक हैं, इनको हम हो जाने के बाद कोशिश कर सकते हैं बंद करने की, लेकिन वॉल्केनोज को हमेशा के लिए हम खत्म नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा उसके बारे में ज्यादा करेंगे जो हमारे हाथ में है, जो हम खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम खुद क्या कर सकते हैं, मैन मेड सोर्सेस पे हमारा, यानी कि मनुष्य जाति का कंट्रोल है ना। हम कोशिश कर सकते हैं एक मिले जुले प्रयास से कि हमारे वातावरण की जो वायु है वो थोड़ा क्लीन रहे, और जितना नुकसान हो चुका है उसके आगे अब और ना हो, इसके लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं बहुत लंबे समय से। अब इसमें जो आपका वायु प्रदूषण होता है, अलग अलग चीजें, या कह सकते हैं कि अलग अलग अनवांटेड चीजें जो वायु के लिए अच्छी नहीं है, या वायु की क्वालिटी के लिए, एयर क्वालिटी के लिए, और वो एयर क्वालिटी जो हमें अपने सांस में इनहेल करनी है उसके लिए अच्छी नहीं है। या अगर उसको सीधे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये गैसेस जो वायु में मिक्स हो जाती हैं, या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि वायु का कोई स्वास्थ्य नहीं होता है। वायु को इनहेल हम करते हैं तो इन सारी चीजों का जो असर है वो इनडायरेक्टली किस पर पड़ता है, मनुष्यों पर ही पड़ता है। हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारे बच्चों पे पड़ेगा, आप लोगों पर पड़ेगा, है ना। और तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसके बारे में हमने बात करी थी, जहरीली गैस है और पारदर्शी है। और जो आपका इनकम्प्लीट बर्निंग होता है फॉसिल फ्यूल्स से, उससे ये बनती है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे आपका डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और तो हमारे जो वातावरण में घुलता है सबसे ज्यादा कैसे, व्हीकल्स से, यानी जो हम गाड़ियां चलाते हैं पेट्रोल डीजल की, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो बनती है, और वही वातावरण में मिक्स होती जाती है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का, वो है कि फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, और ठंड के मौसम में खास तौर पे प्राकृतिक तौर पे बनने वाला कोहरा। तो स्मोक और फॉग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो स्मॉग बनाता है, और ये एक जहरीला मिक्सचर होता है जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सजीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। स्मॉग जो है वो बहुत कॉमन है, कब, विंटर्स की समय में, जाड़े के मौसम में, जब कोहरा तो होता ही है और धुआं मिक्स होके कोहरे के साथ विजिबिलिटी को एकदम क्या कर देता है, खत्म कर देता है। आपने कई बार ट्रेवल करते समय देखा होगा कि हम गाड़ी चला रहे हैं, विजिबिलिटी इतनी कम है कि अगले 1 मीटर तक भी दिखाई नहीं पड़ता, 1 मीटर के बाद भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा पहाड़ी राज्यों में या ऐसा हमारे देहरादून में नहीं होता है, लेकिन प्लेन्स में हम बात करेंगे, अगर दिल्ली की, हमारे देश की जो राजधानी है, उसमें ये स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। ठीक है, इसके बाद ऑक्साइड्स हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, जो वायु में घुल करके वायु को प्रदूषित करते हैं। और इसका मेन रीजन क्या है बच्चों, इसका मेन रीजन है ये कहाँ से रिलीज होते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज से।
यानी कि जहां पे पेट्रोल का रिफाइनरीज होती हैं, जहां पे पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है, और पावर प्लांट्स जहां पे बिजली का उत्पादन किया जाता है, इन दोनों ऊर्जा संयंत्रों पे, यहाँ पे ये ऑक्साइड्स हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, ये बनते हैं और हानिकारक सब्सटेंस के रूप में वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। पावर प्लांट्स ऐसे जहां पे कोयले को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में। ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? आपके रेफ्रिजरेटर्स में। आप सबको पता है, आपने जनरल साधारण भाषा में सुना होगा कि फ्रिज की गैस खत्म हो गई। कौन सी गैस भरी होती है फ्रिज में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। गाड़ियों में जो एसी होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नॉर्मल एयर कंडीशनर्स में भी कौन सी गैस का यूज होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। और एरोसोल स्प्रेज में भी इन्हीं का यूज होता है। तो ये ओजोन लेयर को डैमेज करने का काम करते हैं, जिसके बारे में हमने आगे बात की थी कि ओजोन लेयर का डैमेज किस तरह से होता है। कुछ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स भी हैं जो वातावरण में घुल करके वायु को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मेन दो चीजें जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर आप एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इन दो शब्दों से इंट्रोडक्शन हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो यही टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। कभी भी विज्ञान की किसी भी प्रतियोगिता में इन दो टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। जनरल भी कभी भी वाद विवाद प्रतियोगिता हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में ये सामने आया है। यानी कि समाज में चल रहे जितने भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, समाज में चल रहे जितने भी खास इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जिस पर वाद विवाद करके डिस्कस करके कोई रास्ता निकाला जा सके, तो वो टॉपिक्स हमेशा ही लाइमलाइट में रहते हैं, यानी कि स्पॉटलाइट, उस पर सबकी निगाह होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों के दोनों ऐसे वायु प्रदूषण से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पर जितनी भी चर्चा कर ली जाए, जितना भी वाद विवाद कर लिया जाए, कम है। तो अभी आपको इसका केवल इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चों? ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है कि जहां पे जो आपका वैश्विक तापमान है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है क्यों? पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं बढ़ते हुए तापमान के कारण, और जिससे समुद्रों में पानी का जो स्तर है, वाटर लेवल है, वो भी बढ़ रहा है। तो ये हुआ आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि ओवरऑल टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है अर्थ का, जिसके कारण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ रही है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अधिकतर बच्चे बड़ी क्लास में पहुंचने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वायु में वो बढ़ रहा है अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का सिंपल मतलब ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं? ध्रुवीय आइस कैप्स और ग्लेशियर्स बहुत स्लो स्पीड में, ये जो चेंजेस हैं वातावरण में, ये बहुत ही धीमे धीमे होते हैं। इसलिए इंसान को न तो पता लगता है और ना ही समझ में आता है। लेकिन साइंटिस्ट्स ये बता रहे हैं कि ग्लेशियर्स जो है बहुत स्लो स्पीड में वो भी पिघल रहे हैं। ठीक है, हमारे गंगोत्री पर भी उसका असर होता हुआ पाया गया है। ठीक है, तो CO2
गैस के अंदर क्या होती है, CO2 हैज अ टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब सन की हीट एंड नॉट लेट देम स्केप। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसके अंदर क्या, उसका स्वभाव क्या है कि वो जो सूर्य की ऊष्मा है उसको ग्रहण कर लेता है लेकिन उसको फिर बाहर नहीं जाने देता, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरीके की गैसेस को जब हम इनहेल कर लेते हैं, हम जब सांस में इन गैसेस को ले लेते हैं तो हमें क्या हो जाती हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें एस्थमा यानी कि दमा का रोग, जिसमें सांस की बीमारी जिसको हम कहते हैं, बहुत खांसी आती है और कफ हमेशा बना रहता है, और फेफड़ों का कैंसर भी इसका बहुत मेन रोग है। ठीक है, अब इसमें एक गैस है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण से आंखों में इरिटेशन होती है, और अगर ये वाटर वेपर के साथ प्रेजेंट हो आपके एयर में तो फिर एसिड रेन, कभी भी आपने सुना होगा कि अम्लीय पानी की बरसात हो गई, एसिड रेन वाटर हुआ, और इसको एसिड रेन के बारे में मतलब आपने कभी कभार सुना होगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का हमारी वायु में मिक्स है वाटर वेपर के साथ, तो जब पानी उस समय बारिश होगी तो जो पानी बरसेगा उसको अम्लीय वर्षा, हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो माना यह जाता है कि जो ताजमहल जो है, ताजमहल के डैमेज होने का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा को ताजमहल के डैमेज होने का कारण माना जा रहा है, जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड जो ताजमहल जिन पत्थरों का बना हुआ है, संगमरमर के पत्थरों का, सफेद रंग के संगमरमर के पत्थरों का बना हुआ है, उस पर जब एसिड रेन हुई तो ये कहा जा रहा है कि उसके रंग में कुछ बदलाव हो रहा है, हल्का पीलापन आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद देयर इज इंक्रीज इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू द कांस्टेंट इंक्रीज इन द एयर पॉल्यूशन। और ओजोन लेयर जो है, जिससे हमारे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, और बहुत तेज ऊष्मा धूप जो होती है वो ओजोन लेयर के कारण हमारी पृथ्वी तक छन के पहुंचती है। तो ओजोन लेयर में अगर नुकसान हो, ओजोन लेयर में अगर कोई छिद्र बन रहा हो, या तो क्या होंगी, डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएंगी, और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है। ठीक है, तो ओजोन लेयर भी क्षतिग्रस्त हो रही है, ओजोन लेयर भी धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे लेकिन निरंतर नुकसान हो रहा है। तो आपकी देखो क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आपके विज्ञान की, मान लीजिए कोई प्रश्नोत्तरी हो रही हो उसमें, कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि ये गैसेस जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। हमने वायु प्रदूषण के बारे में बहुत विस्तार से जाना, लेकिन इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये कहें कि फैक्ट्रीज बंद कर दी जाए वायु प्रदूषण नहीं होगा, तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये कहें कि सब लोग अपने घर में जिन्होंने व्हीकल्स रखी हैं वो व्हीकल्स चलाना बंद कर दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। अगर ये कहा जाए कि एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए हवाई जहाज का यूज हो रहा है, तो क्या हवाई जहाज का यूज बंद किया जा सकता है। तो ये सारी चीज हमने अपनी सुविधाओं के लिए ही इन चीजों का आविष्कार हुआ है, तो इन चीजों को हम अचानक बंद तो नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम वायु प्रदूषण को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। अगर हम ताजमहल के बारे में बात करें, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि क्यों ताजमहल पे इस तरीके की बात हो रही है। प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे पहले, कि किस तरह से हम वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे
एक तरीका आया था, अगर हम चर्चा करें, एक तरीका आया था दिल्ली में। इस समय जो सरकार चल रही है, दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों में क्या एक नया नियम लगाया, लोगों को बहुत परेशानी हुई, लेकिन एक नया नियम लगाया गया ताकि व्हीकल्स एक साथ सड़क पर ना आ जाएं, ट्रैफिक का भी कंट्रोल किया जा सके, और कुछ मतलब एक सडन तो नहीं होता, लेकिन कुछ मात्रा में वायु का प्रदूषण भी कम किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है लोगों के निकलने पर रोक नहीं थी, लेकिन व्हीकल्स के निकलने पर रोक लगाई। ऑड इवन का फॉर्मूला चलाया दिल्ली सरकार ने, तो वहां पे ये किया गया कि ऑड इवन का मतलब कि जिसकी गाड़ी का नंबर ऑड होगा वो इस दिन गाड़ी निकलेगी बाहर अल्टरनेट डेज पे, और जिनका इवन होगा वो अलग डेट टाइम पर निकलेगी। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को मजबूर होना पड़ा अपने ऑफिस तक जाने के लिए, अपने कुलीग से बात करनी पड़ी कि क्या तुम मुझे यहाँ से वहां तक ड्रॉप कर दोगे या लिफ्ट दे दोगे, या उन्होंने पब्लिक जो गाड़ियां थी, मेट्रो है और बसेस हैं, सिटी बसेस हैं और बहुत सारी, तो अलग किसी अलग सुविधा का यूज करके पहुंचना पड़ा। खुद की गाड़ी वो इंसान ऑड इवन के रूल के तहत नहीं निकाल सकता था। तो उससे क्या हुआ कि आप सबको पता है कि नंबर्स 1 2 3 4 जैसे ही होते हैं, तो कुछ नंबर्स ऑड होते हैं, कुछ नंबर्स इवन होते हैं, है ना। तो इवन ऑड से क्या हुआ कि जितनी गाड़ियां सड़क पे थी उतनी ही गाड़ियां उस दिन घर में भी खड़ी रहनी, है ना। तो ऑड इवन से क्या हुआ कि गाड़ियों की जो संख्या थी सड़कों पर वो कुछ कम हुई, उससे ट्रैफिक, लोगों को परेशानी जरूर हुई बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस दिन जिसका बाहर निकलने का नंबर नहीं होता था उस दिन वो परेशान होता था, लेकिन ये फॉर्मूला अपनाया गया, है ना। तो उससे क्या, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ही ये फॉर्मूला लगाया गया। तो और हम क्या क्या उपाय हो सकते हैं? एयर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स, जिसमें एक मेथड के बारे में मैंने बात करी कि सरकार में बैठे कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने ये सोचा कि इस तरीके से शायद कुछ वायु प्रदूषण कम हो जाए, क्योंकि जब ये फॉर्मूला लगा था उस समय पे दिल्ली का टेम्परेचर तो बढ़ा ही था, दिल्ली का जो वायु प्रदूषण था उसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा। और जब वर्ल्ड के पॉल्यूशन वाले लेवल में देखा गया तो उसमें टॉप सिटीज में इनका नाम आ गया था, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया गया। अब एयर पॉल्यूशन और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज, increasing the efficiency of engines to control the smoke coming out of the vehicles, making factory chimneys at high altitude or using electrostatic participators। यानी कि जब गाड़ियां चल रही हों तो कुछ ऐसे मेथड्स का एप्लीकेशन किया जाए, कुछ ऐसे मेथड लगाए जाएं एनर्जी सोर्सेज के लिए जिसमें जो प्रदूषण के लिए गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है उसकी मात्रा, प्रदूषण गाड़ी के चलने से नहीं होता, समझने की बात है। प्रदूषण बच्चों गाड़ियों के चलने से नहीं होता, प्रदूषण होता किससे है? गाड़ियों में जो फ्यूल यूज हो रहा है, जो ईंधन हम यूज कर रहे हैं, उस ईंधन के जलने से जो धुआं बन रहा है वो धुआं हमारे वातावरण में फैल रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन यानी कि वायु का प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए एक नियम लगा दिया गया हर राज्य में, हर जगह पे कि जो पॉल्यूशन चेक होना चाहिए गाड़ी का। अगर गाड़ी का इंजन ईंधन को जलाते समय बहुत ज्यादा धुआं निकाल रहा है तो पॉल्यूशन चेक होना चाहिए और उसके बाद ही सड़क पर गाड़ी आ सकती है। बहुत पुरानी गाड़ियों का दिल्ली में जाना भी अलाउड नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि वो गाड़ियां पॉल्यूशन ज्यादा करने लगती हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि मेंटेन्ड गाड़ियां जो हैं, जो कम पॉल्यूशन करती हैं, वो ही रहें सड़कों पर। इसके अलावा एक और तरीका कि जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज की चिमनी को इतना ऊंचा बना दिया जाए कि जिससे जो धुआं निकल रहा है वो उस लेवल से बाहर निकल जाए जहां पे हम सांस लेते हैं, है ना। आप सबको पता है कि जो वातावरण है वो अलग अलग लेयर्स से मिलके बना हुआ है। तो इनके कहने का मतलब है कि चिमनीज को इतना हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाएं कि जहां पे
हमारा वातावरण जो है जहाँ पे हम सांस लेते हैं उस वाले लेवल में वो ना आए, वो बाहर निकल जाए, है ना, ये तरीके। एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिसाइकलिंग द प्लास्टिक एंड रबर, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। और सबसे बड़ा साधन जो हमारे पास हमें प्रकृति ने दिया है क्या, कि पेड़ कट रहे हैं विकास के नाम पर बहुत तेजी से, लेकिन पेड़ लगाए नहीं जा रहे, या ट्री प्लांटेशन उसके मुकाबले उतना नहीं हो रहा। अगर 10 पेड़ कटे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 11 पेड़ तो प्लांट कर ही दी जाए, लेकिन पेड़ कट रहे हैं और उस तुलना में उतने पेड़ लग नहीं रहे। तो हमें वायु प्रदूषण को कम करने का सबसे अच्छा, सबसे सरल साधन ये है कि प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग, जैसे कागज, हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो कॉपियां हैं, वो किससे बनती हैं, पेड़ों के कटने से बनती हैं, है ना। कागज जो है वो पेड़ से ही बनता है, लेकिन इनको रिसाइकल करके दोबारा से यूज किया जाए और बार बार ट्रीज को केवल कागज के लिए ना काटा जाए, है ना, या और बहुत सारे। तो इसके लिए क्या है, प्लांटिंग एंड प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, बहुत ज्यादा वृक्षारोपण की जरूरत है। अब गवर्नमेंट ने एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया है, यूरो भारत नॉर्म। ये आपका एप्लीकेबल है सारी की सारी व्हीकल्स पे, ऑन द लेवल ऑफ वेहिकुलर इमिशन, यानी कि गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है उस पर ये यूरो भारत नॉर्म लागू किया गया है। और इसमें इस नॉर्म के अनुसार क्या है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स आर टू बी मेंटेन्ड इन लार्ज सिटीज टू कट डाउन सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट्स। यानी कि ये जो नॉर्म है ये गाड़ी में होना चाहिए, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल की बात की जा रही है कि जहां पे ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट होने से, फ्यूल के जलने से सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारे वातावरण में घुल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसके लिए ये नियम भी भारत सरकार ने लगाया है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसके क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हमको सोचने की जरूरत है, ये सब हमको सोचने की जरूरत है बच्चों। अब इसमें आपका वायु प्रदूषण का लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। डू यू नो दैट एयर पोल्यूशन हैज सिग्निफिकेंट हेल्थ इफेक्ट्स ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अब इसको अगर हम डिस्कस करें किस तरह से ये जो अलग अलग गैसेस के बारे में हमने बात करी, ये हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज डिजीजेस दैट रेंज फ्रॉम स्किन कैंसर टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है इससे हमारे त्वचा के कैंसर भी होने की संभावना होती है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि श्वसन संबंधी समस्याएं भी इससे होती हैं। अलग अलग पॉल्यूटेंट से अलग अलग क्या समस्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक ऐसा पॉल्यूटेंट है दैट इज रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जहां पे फ्यूल्स का कंप्लीट बर्निंग नहीं होता। फ्यूल्स कौन कौन से, जैसे आपके डीजल और पेट्रोल। तो उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का नुकसान क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हमारे रक्त में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड में, विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स एंड डिक्रीजेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको हम दम घोटू गैस भी कह सकते हैं, जिसका प्रभाव ये है कि वो हमारे रक्त में उपस्थित जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करके अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये हमारे शरीर में इस तरह से नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा पॉल्यूटेंट है, एक ऐसा वायु प्रदूषक है दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल। यानी कि कोयले के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन हो जाता है।
और इससे क्या होता है बच्चों, बहुत सारी श्वसन संबंधी समस्याएं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपका थ्रोट इरिटेशन होती है, कफ का बढ़ना, और उसके बाद अगर हम इसको स्मॉल अमाउंट में भी इनहेल कर लें, सांस के साथ अंदर चली जाएं, तो वो परमानेंट डैमेज भी कर सकती हैं। अगर इसका मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे रहते हैं हम जहाँ पे इस तरह से कंबशन ऑफ फ्यूल्स का लगातार होता है प्रोडक्शन, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम नियमित तौर पे स्मॉल अमाउंट में ही अपनी सांस के साथ हम अंदर ले रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है उससे, कितनी बड़ी समस्या, परमानेंट डैमेज भी हो सकता है आपके फेफड़ों को या लंग्स को। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, इससे भी क्या होता है, हमारे लंग्स ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे क्या होते हैं, हमारे लंग्स ही प्रभावित होते हैं, जिससे हमें श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसके बारे में आप जान रहे हैं। आपको कुछ अलग अलग गैसेस के नाम याद हो गए होंगे। अब आज की क्लास से आपका टारगेट ये रहा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। ग्रीन हाउस के बारे में और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग और आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम विस्तार से थोड़ा और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आज तक का। यही मैं आपको बता रही थी कि किसी भी प्रकार की विज्ञान की प्रतियोगिता में या निबंध लिखने की प्रतियोगिता में या वाद विवाद प्रतियोगिता में ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दों के रूप में सामने आते हैं। तो इस पर चर्चा करना और इसके बारे में जानकारी होना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने वायु प्रदूषण के बारे में जाना और हम लोगों ने आप लोगों को इंट्रोडक्शन हुआ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में और हम अगले सेशंस में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।